हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास नंबर है 25। अभी तक हम लोगों ने टोटल 24 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक 1 से 24 क्लासेस तक अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और मोस्टली इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो संभवतः आपके 25 क्वेश्चन, तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिल जाएंगे। और आज की क्लास भी आप देखते हो तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आज का वीडियो तो कंप्लीट आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा ये प्लेलिस्ट में वीडियो सेव हैं, वहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट में 1 से 2 दिन आपके पास अभी टाइम है, आप सारे वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए। और अब आपने अगर इन वीडियोज़ को देख लिया तो आगे जो क्लासेस आने वाली हैं थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम के पहले, तो उनको भी आपको देखना है, क्योंकि हम लोग को ये भी कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपने मॉक टेस्ट जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि जो आप लोगों का लाइव टेस्ट होना था आज 8 PM में, वो आपका मंडे को होगा, संडे को होगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो संडे को आपका लाइव टेस्ट होगा 8 AM में होगा मॉर्निंग में, जो आप लोग 8 नाइट में 8 PM तक आप दे सकते हो। तो जब भी आप फ्री होंगे मॉर्निंग में, दोपहर में, जब भी आप फ्री हो आप संडे लाइव टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। आपको पिछला मॉक टेस्ट भी देने को मिलेगा, जो पिछला संडे को हो चुका है उसकी PDF भी मिलेगी। जो आगे जो कल होगा मॉर्निंग में वो भी आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, साथ ही उसकी PDF मिलेगी। मॉक टेस्ट में AITT एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल लाइव टेस्ट होगा। और आपको ये भी बता दें कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होता है। फिटर टर्नर मशीन स्टेट का होता है मॉक टेस्ट, किसी अदर स्टेट का नहीं होता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो AITT बेस ही होंगे, किसी अदर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर नहीं होंगे। तो जैसा प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के अनुसार यहाँ पे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें, इमेज वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होंगे। इमेज वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये नहीं कि मॉक टेस्ट में नहीं आने, तो क्योंकि आपका मेन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इमेज वाले क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि वेबसाइट में इमेज अपलोड करने का ऑप्शन ही है जहाँ से हम लाइव टेस्ट कराते हैं। तो इसलिए फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं कि इमेज वाले क्वेश्चन आए, हो सकता ना भी आए, तो दोनों चांस है। और कई शिफ्ट में ऐसा होता है, सुनने को मिलता है कि इमेज वाले क्वेश्चन नहीं थे और किसी में सुनने को मिलता है बहुत थे। खैर कोई नहीं, हम इमेज वाली क्वेश्चन की एक सेपरेट एक क्लास लाने वाले हैं अलग से, जिसमें कि जितने भी इमेज वाले क्वेश्चन है निमी की वो आपको मिल जाएगी। तो वो कल नाइट तक आपको क्लास मिल सकती है या फिर परसों मॉर्निंग को आपको मिल सकता है। तो जैसा भी है समय के अनुसार काम होगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा समय के पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिया है। आज हमारा सेकंड सेमेस्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर नाइट में थर्ड सेमेस्टर करेंगे और कल हमारा थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चन था, मुश्ताब आलम करके एक स्टूडेंट से उनका डाउट था। और डाउट उन्होंने जो भी हमने बताया था हम लोगों से कि किसी भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाती है, आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिया और आपको लगता है पता है कि क्योंकि गलतियाँ होती हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, जिससे क्या है नेक्स्ट क्लास में हम उसको सही बता सकें और आप उसको गलत ना याद कर सको। इसलिए हमने इस वीडियो में पहले इस चीज़ को हम डिस्कस करें, ताकि आप लोग जो पिछली क्लास को देखा था आप गलत याद ना करें। इसमें पूछा था किस प्रकार के रैक कोण को टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं। मतलब ये पूछा था कि वह कौन सा रैक एंगल है जिसमें कटिंग एज से पीछे की ओर टेपर करके बनाते हैं। तो चलिए फिगर की ओर देखते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट में, फिर हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं निगेटिव रैक एंगल के बारे में। निगेटिव रैक एंगल क्या होता है? तो ये निगेटिव रैक एंगल आपको ये समझ लेना है, ये जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कटिंग नोज बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कटिंग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग नोज बोलते हैं। तो कटिंग नोज से जब हमारा, या समझ लीजिए कटिंग नोज की तरफ जब कोई चीज़ टेपर में होती है तो वो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसको आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें उन्होंने बताया कि यह कोण मतलब निगेटिव रैक एंगल। निगेटिव रैक एंगल टूल के कटिंग एज के नोज की तरफ टेपर बनाया जाता है। कटिंग एज के नोज की तरफ हम लोग इसमें टेपर बनाते हैं। तो इसमें जो टेपर होता है किस तरफ होता है, कटिंग नोज की तरफ होता है। जबकि पॉजिटिव रैक एंगल में क्या होता है, वो कटिंग नोज से
पीछे की तरफ टेपर होता है, इस टाइप का होता है। तो हमने पिछली क्लास में इसका उल्टा बताया था, तो वो यहाँ पे गलती हो गई थी। तो यहाँ पर इसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग को गलत चीज़ ना याद हो। इसमें पूछा था पॉजिटिव रेक्टेंगल। पॉजिटिव रेक्टेंगल में क्वेश्चन में जो पूछा था कि जो कटिंग नोज से पीछे की तरफ जो टेपर होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये कटिंग नोज है। इससे क्या है, पीछे की तरफ टेपर। तो कटिंग नोज से जब पीछे की तरफ टेपर होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेक्टेंगल। आप इसे पढ़ भी सकते हो। कटिंग नोज से पीछे की तरफ जो टेपर करके जो कोण बनता है उसे हम पॉजिटिव रेक्टेंगल बोलते हैं। जो 3 से 40 डिग्री होता है, ये नरम धातुओं के लिए रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं। मतलब जब भी लिखा हो कि पीछे की ओर क्या है, ढलान करके बनाते हैं कोई टूल, तो हमारा पॉजिटिव रेक्टेंगल होता है। अब इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो आपको पता है निमी की अपग्रेडेड PDF आई हुई है। अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है तो उनको आज PDF मिल जाएगी, ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखना है, पॉजिटिव रेक्टेंगल यहाँ पर लिखना है, जो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे धन्यवाद देंगे जो हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट करके बताया था कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों ने 200 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आगे इस 201 नंबर हम लोग यहाँ से रीड करेंगे। 201 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारा बेड लेंथ, सेंटर हाइट, स्विंग डायमीटर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप जॉब का सेंटर से लिया गया है, यहाँ पे क्या है, सेंटर से है, ठीक है। तो सेंटर से जब यहाँ पे बेड तक यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ये हमारा क्या होता है, सेंटर हाइट होता है, ठीक है। इसे हम सेंटर हाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है कि बैक गियर यूनिट का क्या उद्देश्य है। बैक गियर यूनिट मतलब इसे हम बैक गियर मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो लेथ मशीन में हम बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग तब करते हैं जब हमें थ्रेड काटनी होती है, क्योंकि थ्रेड काटने के लिए हमें क्या, स्पीड कम रखनी होती है। स्पीड कम रख कैसे होगी, जब हमारी स्पिंडल की जो गति है वो कम होगी। तो इसलिए स्पिंडल की गति को कम करने के लिए हम बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 203 क्या हमसे पूछा है, इसमें गेज का नाम पूछा है, अच्छे से समझना। अब देखिए इसमें फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा गेज, जिसमें पिच बने हुए है ना, टीट कटे हुए। तो टीट जब कटे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप अच्छे समझ गए होंगे। ये हमारा फिगर है स्क्रू पिच गेज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो पिच की सीमा बताना है कि क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो हमारी पिच कितनी होती है, 0.25 से 3.5 हमारी पिच होती है। 0.25 से 3.5 हमारी यहाँ पे पिच होती है। जब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कुछ और दिया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैनिक नहीं होना है कि सेम ऑप्शन ये कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मेट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इज मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। मैट्रिक स्क्रू थ्रेड विमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये पूछा है। तो हमसे पूछा है कि, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मीट्रिक स्क्रू थ्रेड विमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो वो M1 से M30 तक मापते हैं, ठीक है। M1 से M30 तक हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं, ये हम मापते हैं मीट्रिक स्क्रू थ्रेड की डायमेंशन की रेंज, ठीक है। तो मीट्रिक स्क्रू थ्रेड की विमा को जो हम मापते हैं उसकी जो रेंज होती है वो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा M1 से M30 तक हम माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 हमसे क्या पूछा है, 206 में पूछा है, विच चार्ट यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेशन इन प्रैक्टिस। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही समझ में आ गया। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल, किसी भी कौशल को हम देखते हैं कि वो कैसा काम करता है, तो उसको परफॉर्मेंस ही तो बोलते हैं ना। तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस चार्ट। तो फिर से क्वेश्चन को समझिए, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, हम उस परफॉर्मेंस चार्ट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है। कौन सा भार जो है
वह कौन सी बेयरिंग है जिसका भार इसके एक्सिस के समांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 207 बताना है। बताइए फ्रेंड्स 207 का आंसर क्या होगा। तो वह कौन सी बेयरिंग होता है जिसका भार इसके अक्ष के समांतर होता है, वो हमारा थ्रस्ट बेयरिंग होता है। ठीक है, थ्रस्ट बेयरिंग को हम बोलते हैं। जबकि एक हमारी एक और बेयरिंग होती है जिसमें 90 डिग्री का लोड लगता है, उससे भी आपको बताना होगा, या फिर लंबवत लोड लगता है, वो कमेंट करके उस बेयरिंग का नाम बताइएगा। ठीक है, तो किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है, थ्रस्ट बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जब भी अक्ष के समांतर पूछें, अक्ष के समांतर मतलब आप समझते हो ना कि कोई बियरिंग है उसका एक्सिस के समांतर, ये एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन के समांतर जब लोड पड़ता है वो हमारी थ्रस्ट बेयरिंग में होता है। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। 208 नंबर पूछा है, विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कुल उत्पादक, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ये हमारा है विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो ये हमारा रिड्यूस टू मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव लागत को कम कर देता है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाई लेवल फार्मूला फॉर द लीन मैन्युफैक्चर OE। यहाँ पे फुल फॉर्म इसका मतलब यहाँ पे पूछा है कि लीन विनिर्माण OE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या पूछा है, फार्मूला पूछा है, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं उपलब्धता, उत्पादकता, गुणवत्ता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये किसका मतलब है, ये हमारा फार्मूला होता है। व्हाट इज़ द, क्वेश्चन को फिर से याद कर लीजिएगा, क्या पूछा था, व्हाट इज़ द हाई लेवल फार्मूला फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग OE। लीन मैन्युफैक्चरिंग OE का यहाँ पे फार्मूला पूछा था। फार्मूला होता है उपलब्धता, उत्पादकता, गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली तकनीक की विधि को पहचाने। ये असेंबली एक तकनीक है, इसको आपको पहचानना है कि हमारी ये कौन सी असेंबली तकनीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास डेवलिंग, ट्विनिंग, स्टैकिंग। तो सिंपल सा आप देख चुके होंगे, फिगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उससे हम डॉवल उसमें लगी हुई है तो उसको हम डेवलिंग बोलते हैं। तो क्या है हमारा उसमें मतलब क्या, डेवलिंग के माध्यम से यहाँ पे एक असेंबली तकनीक, जो आपको पता है कि हम डेवलपिंग का हमारा कार्य क्या होता है, अगर आप ये जानते तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए होंगे। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोल्ट के प्रकार को पहचानना है। ऑप्शन है क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट, एंटी फिटिंग बोल्ट और टी बोल्ट। ये चार ऑप्शन है। तो ये हमारा कौन सा बोल्ट है, किस बोल्ट का कौन सा ये हमारा प्रकार है। तो इसमें आप देखिएगा, आपको क्लीयरेंस दिखेगा, तो ये हमारा कौन सा बोल्ट है, ये हमारा क्लीयरेंस वाला बोल्ट है। तो क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट आप देखिएगा, यहाँ पे होल में आपको क्लीयरेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग का नाम। इसमें एक तकनीक प्रयोग की गई है, ये आपको बताना है कि ये कौन सी इसमें तकनीक प्रयोग की गई। क्या हम इसमें टेपर पिन प्रयोग किए हैं, या स्प्लिट पिन प्रयोग किया है, या क्वार्टर पिन प्रयोग किया है, या स्प्रिंग पिन प्रयोग किया है। तो इसमें हमने क्वार्टर पिन प्रयोग किया है। तो ये जो हमारा फिगर है, इसमें हम क्वार्टर पिन का प्रयोग किए हुए हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 213 नंबर हमारा हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डावल इन असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक में डावल का क्या उपयोग है। ऑप्शन है दो या दो से अधिक भागों की उपस्थिति, एक्यूरेट द पोजीशन टू मोर पार्ट्स। ठीक है, दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति देखने के लिए, जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट इज डावल पिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेंबली में तकनीक में डावल का उपयोग क्या है, एक्यूरेट द पोजीशन फॉर टू और मोर, दो या दो से अधिक भागों की स्थिति, सटीक स्थिति जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं डावल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेंटेनेंस द रिकॉर्ड मेंटेन द डेट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मशीन। किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है। तो हमारी किस रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा इक्विपमेंट रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इक्विपमेंट रिकॉर्ड में हमारा मशीन के चालू होने की
तारीख का उल्लेख होता है कि मशीन कब यहाँ पे चालू हुई थी, मशीन कब पहली बार स्टार्ट हुई थी, या कब कब मशीन जो भी है इसमें जैसे हमने कोई मशीन ख़राब हो गई उसको बाद सही किया तो मशीन कब स्टार्ट हुई, क्योंकि ये पता तभी तो करेंगे ना कि मान लो कोई चीज़ है उसकी 6 महीने वैलिडिटी या 3 महीने 1 महीने कि हमें इस मशीन को 1 महीने बाद देखना है, तो हमने इसमें इक्विपमेंट रिकॉर्ड में हम नोट कर लेंगे कि ये मशीन कब से चल रही। तो यहाँ पे क्या है, मशीन चालू होने की तारीख, कोई भी मशीन जब नई आती है तो कब से मशीन चालू की गई है वो इक्विपमेंट रिकॉर्ड में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन। क्या पूछा है यहाँ पे पूछा ये है कि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है। तो बुनियादी रखरखाव में हम मशीन के टूट फूट को रोकने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाता है आंसर, सेकेंड ऑप्शन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या होता है, इसमें हम ये होता है कि जो मशीन के टूट फूट को रोकने के लिए, मतलब पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि कोई भी मशीन का पार्ट ख़राब ना हो, टूटे ना, इसके लिए पहले से ही हम जो भी मशीन को अच्छे से देख लेते हैं। कोई पार्ट अगर दिक्कत है, ख़राब हो रहा है तो उसको हम बदल देते हैं ताकि आगे चल के वो ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत होता है। समय के आधार पे हम लोग इसको जांच करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो बुनियादी रखरखाव में मशीन के टूट फूट को रोकने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, निवारक रखरखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 216 हमसे क्या पूछा है, 216 में पूछा है स्प्रिंग पिंस का क्या उपयोग है। इजी असेंबली एंड डिसेंबली ऑफ पार्ट्स। सेकेंड है यहाँ पे लोकेट असेंबली विद द वाइड टॉलरेंस इन द करस्पॉन्डिंग होल्स। और ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए क्या होगा आंसर, बताइए। स्प्रिंग पिंस का क्या उपयोग है, स्प्रिंग पिंस का क्या उपयोग है। इसका हमारा उपयोग ये होता है कि असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, लोकेट असेंबली विद द वाइड टॉलरेंस इन द करस्पॉन्डिंग होल्स। इससे हम क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं कि असेंबली में जो हमारा व्यापक टॉलरेंस के साथ जो हमारा होल होता है उसको हम पता करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी पार्ट है उनको हमने जोड़ा हुआ है, या कोई मशीन है जिसमें बहुत सारे हमारे पार्ट असेंबल होते हैं आपस में, तो उसमें व्यापक रूप से हमें टॉलरेंस के साथ हमें अगर होल का पता करना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग पिंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्क पीस। असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्क पीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, असेंबली में कौन सा बोल्ट होता है जो वर्क पीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है। ऑप्शन है एंटी फटिंग बोल्ट, और सेकंड ऑप्शन है टी बोल्ट, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बॉडी फिट बोल्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। क्या होगा राइट आंसर, क्या बोलते हैं इसको, 217 नंबर का आप लोगों को बताना है, इसको हम क्या कहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिन स्टूडेंट का भी सही होगा तो हम आपको पिन कर देंगे कि इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है। तो रिवेटिंग विधि के कौन सी समान विधि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पिनिंग बोलते हैं, पिनिंग। देखिए पिनिंग आपको पता है ना, ये कहाँ से पिनिंग, ये पिनिंग वर्ड आपको ध्यान आ रहा है कहाँ पे आता है, ये पिनिंग ऑफ फाइल, ये फाइल वाले चैप्टर में आता है कि जब हमारी कोई फाइल होती है उस फाइल के जो हमारे टीथ होते हैं उन टीथ के बीच में जो धातु के चिप्स फंस जाते हैं उसे हम बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। की हमारी जो फाइल है उसमें धातु के चिप्स फंस गए हैं तो उस फाइल को क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। इसका दूसरा नाम होता है क्लॉगिंग ऑफ फाइल, जिसे हम फाइल कार्ड के माध्यम से हम साफ करते हैं, ठीक है। तो वो पिनिंग ये हमारा अलग है, इसलिए पिनिंग आप मत लगाइएगा, हमको क्या लगाना है, पिनिंग लगाना है। राइट आंसर हमारा क्या है, हमारा पास सी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि कौन सी असेंबली तकनीक में रिवेटिंग विधि के समान है। तो असेंबली विधि में हमारी रिवेटिंग विधि के कौन सी समान है, पिनिंग है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बेयरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बेयरिंग। एल्यूमिनियम मिश्र बेयरिंग में बेयरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? ऑप्शन देख लीजिए, उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। 4 ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसका हम आंसर आप लोगों को बताते हैं। तो जो हमारी यहाँ पे एल्यूमिनियम मिश्र बेयरिंग होती है, एल्यूमिनियम मिश्र बेयरिंग में बेयरिंग और जर्नल के बीच जो अतिरिक्त क्लियरेंसेस लिए दिया जाता है कि ताकि ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर क्लियरेंस हम प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिएगा। एल्यूमिनियम मिश्र बेयरिंग में बेयरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों प्रदान करते हैं? वो उसका कारण ये है कि यह हमारी जो बेयरिंग है ये ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, तो इनको हम काबू करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इन बेयरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन को यहाँ पे क्या है, काबू करते हैं। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए, याद हो गया होगा। चलिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी आंसर गलत भी हैं, तो आप लोग के मैसेज आते हैं कि उसमें आंसर तो ये दिया, आप बता ही रहे हो, तो फिर हमारे बताने का मतलब ही क्या रहा? अगर आप किताब की आंसर की पे ज़्यादा भरोसा, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो किसी पे ट्रस्ट रखना होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट सही है और इसका आंसर ये होना चाहिए, हमने ये बताया, तो आप 100% कमेंट में लिखिए कि ये इसका आंसर होगा। बाकी आप आंसर की को देख के बताते हो कि ये सही इसमें दिया गया, आप बता ये रहे हो, तो फिर गलत चीज़ है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, हमें ये लग रहा है इस तरह, इस कारण से हमें ये लग रहा है, ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं, तो तभी भी आपकी सामने वाले बात आपको समझेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी 3rd सेमेस्टर की होगी, और यहाँ से हमारा 1st एंड 2nd सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है बहुत अच्छे से। तो आपको अच्छे से इन क्लासेस को रिवीजन भी करना है। अगर आपको जब भी टाइम मिलता है तो इनको रिवीजन भी कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। इसके अलावा अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेमेंट कीजिए 25 मात्र यहाँ पे फीस लग रही है। ठीक है, तो आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी कल के क्वेश्चन मिस्टेक था वो भी हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।